नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम चंद्रगहना से लौटती बेर कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं। लौटते समय उनके किसान मन को खेतों का प्राकृतिक सौंदर्य अपनी ओर आकर्षित करता है। कवि उसी सृजनात्मक कल्पना को इस कविता में व्यक्त कर रहे हैं। वे साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखते हैं और शहरी विकास की भौतिकता में भी अपनी संवेदनशीलता से उस सौंदर्य को बनाए रखना चाहते हैं। इस कविता में प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। बीते का मतलब होता है एक छोटा सा, एक बालिश्त यानी हाथ के चौड़े पंजे को खोलने पर अंगूठे से छोटी उंगली के सिरे तक की जो नाप, जो लगभग 22.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठिंगना यानी कि छोटे कद का और मुरेठा मतलब पगड़ी। कवि चंद्रगहना नामक स्थान देखकर आए हैं। खेत एवं गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए वे खेत की मेड़ पर अकेले बैठ गए। उनके सामने चने के छोटे छोटे ठिंगने पौधे खड़े हैं जो एक बालिश्त के बराबर होंगे। चना हरा और ठिंगना है। इसके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसा सज रहा है मानो चने ने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी हो और चना एक दूल्हे की तरह सजा हुआ हो। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तीसी यानी कि अलसी का पौधा। चने की क्यारी के पास ही अलसी भी उगी हुई है। उसने चने के पौधे को पौधों के बीच में जबरदस्ती उग करके अपना स्थान बना लिया है, इसलिए उसे हठीली कहा गया है। वह बहुत ही पतली और लचकदार है। उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के फूल खिले हुए हैं। अलसी के ऐसे सुंदर रूप को देखकर लगता है कि मानो वो अपनी मूक भाषा में ये कह रही हो जो भी कोई उसे प्यार से छुएगा वह अपना प्यार भरा हृदय उस पर न्यौछावर कर देगी। और न पूछो हो, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, भाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। सरसों के रूप, सौंदर्य और हर्ष उल्लास के तो कोई सीमा नहीं है। हर जगह उसका पीला रंग चमक रहा है। वह बहुत प्यारा, आकर्षक और मनमोहक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लड़की शादी के योग्य युवा या जवान हो गई है। सरसों के पीले फूल देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह शादी का जोड़ा पहनकर सज धज करके विवाह के मंडप में आई हो। खुशी भरे वातावरण में फागुन का महीना स्वयं फाग के गीत गाता हुआ नजर आता है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि कहते हैं कि प्रकृति इतनी सुंदर और प्रसन्न लग रही है कि मानो वह स्वयंवर के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को देखकर कवि सोचते हैं कि नगरों की चहल पहल, भीड़ भाड़ और
शोरगुल से भरे जीवन में कितना स्वार्थ है। सभी अपने में ही व्यस्त हैं। किसी में एक दूसरे के लिए प्रेम भाव नहीं है। इसके विपरीत यह एकांत शांत प्रकृति कितनी सुंदर है। हवा से हिलते ये पौधे मानो अपना आंचल रूपी हाथ हिला हिलाकर अपने मन के प्रेम भाव को प्रकट कर रहे हैं। कवि सोचते हैं कि कृत्रिम व्यापारिक नगरीय वातावरण की तुलना में, यानी शहरी वातावरण की तुलना में, प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य के मन में सोए हुए प्रेम भाव को जगाने एवं बढ़ाने की क्षमता है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। नीले तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, आँख को है चमकाता है। कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। कवि कहता है कि वे जिस स्थान पर बैठे हैं उन्हीं के पैरों के नीचे एक छोटा सा तालाब है। हवा के कारण उसमें लहरियाँ उठ रही हैं। तालाब के नीचे तल में भूरे रंग की घास उगी है। जल में उठने वाली लहरियों से उसमें भी हलचल हो रही है। घास भी लहराती हुई लग रही है। पोखर के जल में पड़े सूरज के प्रतिबिंब को चांदी का गोल खम्बा कहा गया है। जब सूरज का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है तो वह एक चांदी के गोल खम्बे के समान दिखाई देता है। इसी चमक से आँखें भी चौंधिया जाती हैं। पोखर के किनारे कई पत्थर भी पड़े हुए हैं। हवा के झोंकों से पानी में लहरियाँ उठ रही हैं, जिसके कारण किनारे का पानी उन पत्थरों को छू रहा है। ऐसा लगता है कि मानो ये पत्थर प्यासे हों और पोखर का पानी पीने पर भी इनकी प्यास बुझ नहीं रही है। न जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर गगन में। इसी तालाब के किनारे के पानी में एक टांग डुबाए बगुला ऐसा लग रहा है कि मानो वो ध्यान रूपी नींद में हो। जैसे ही वह जल में किसी मछली को सामने तैरते हुए जाते देखता है, वैसे ही फुर्ती से अपनी ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर झटपट उसे अपनी चोंच के में दबाकर गले के नीचे उतार लेता है। तालाब के किनारे बैठे हुए कवि देखते हैं कि तालाब के जल के ऊपर कुछ चिड़िया उड़ रही हैं। इनमें से एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया अपने सफ़ेद पंखों की सहायता से तेज झपट्टा मारकर जल के अंदर अपनी चोंच घुसाकर तैरती हुई चमकदार फुर्तीली एक मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में दूर उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवां के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ से सामने की ओर भूमि का धरातल थोड़ा ऊंचा है। सामने से ही रेल की पटरी बिछी हुई है। कवि जानते हैं कि अभी रेलगाड़ी का समय नहीं है, उन्हें कहीं जाना भी नहीं है। वे आज़ाद हैं, जब तक उनका मन करेगा तब तक वे वहीं बैठेंगे। चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ दूर तक फैली हुई हैं। ये पहाड़ियाँ
बहुत ऊंची नहीं है। यहाँ की ज़मीन बंजर है, उपजाऊ नहीं है, और बंजर भूमि होने के कारण न यहाँ पर हरी हरी घास है, ना ही यहाँ पर छायादार पेड़। नाम मात्र को कहीं कहीं पर रीवा के झाड़ियों के कांटेदार पेड़ हैं, जो दिखने में कुरूप लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। कवि पोखर के किनारे बैठे हैं, उन्हें वहाँ तोते की टेंटे की आवाज़ सुनाई दे रही है। तोते की आवाज़ कवि के मन को बहुत प्रभावित करती है। तोते का स्वर कवि के कानों में मीठा मीठा रस टपका रहा है। कहीं दूर से जंगल से सारस के जोड़े की टिरटो टिरटो ध्वनि सुनाई दे रही है। सारस के जोड़े की ध्वनि सारे जंगल में गूंज रही है। सारस का स्वर कभी तेज होता है तो कभी धीमा। कवि का मन भी करता है कि उड़कर उस स्थान पर चला जाए जहाँ सारस का जोड़ा प्रेम भरी बातें कर रहा है। वे भी वहीं छिप कर के बैठ जाएं, ताकि इस सारस युगल की प्रेम भरी बातें चुपचाप सुनते रहें। इस विजय में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। नगरीय संस्कृति में भाईचारे तथा प्रेम का अभाव रहता है, सहायता का भाव नहीं होता। लोगों में स्वार्थ की भावना अत्यधिक होती है, इसलिए जनमानस में आक्रोश की भावना प्रबल हो जाती है। ग्रामीण वातावरण में और नगरीय जीवन में तुलनात्मक अध्ययन करने पर नगरीय जीवन के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है। सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। सरसों को सयानी कहकर कवि कहना चाहता है कि सरसों के पौधे पककर तैयार हो गए हैं। पीले पीले फूल आ जाने पर ऐसा लगता है मानो स्वयंवर के लिए यौवन प्राप्त नववधू का पदार्पण हुआ हो। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी बहुत ही पतली और लचकदार कमर की है। उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के फूल खिले हुए हैं। अलसी के ऐसे सुंदर रूप को देखकर लगता है मानो वह अपनी मूक भाषा में कह रही हो कि जो कोई उसे प्यार से अपनापन से छुएगा वह अपना प्यार भरा हृदय उस पर न्यौछावर कर देगी। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। अलसी जिद्दी होती है, हवा के चलने से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है और ज़बरदस्ती दूसरे पौधों पर गिरती है। दूसरे पौधों के नहीं चाहने पर भी वह वहाँ ज़बरदस्ती जन्म लेकर के पनपती है, उग जाती है। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। पोखर में सूर्य के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है कि मानो चांदी का बड़ा गोल खंबा हिल रहा हो। लहरों के कारण प्रतिबिंब गतिशील लगता है। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। चने के छोटे छोटे ठिगने पौधे खड़े हैं जो एक बलिष्ठ के बराबर हैं। वे हरे और ठिंगने हैं। इनके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसा सज रहा है मानो चने ने सिर पर गुलाबी पगड़ी पहनी हुई हो और एक दूल्हे की तरह सजा हुआ हो।